हे एवरीवन, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज हम करने वाले हैं क्या डी ट्रिपल एस बी के क्वेश्चंस करने वाले हैं। डी ट्रिपल एस बी के कुछ पीवाईक्यूज करने वाले हैं जो कि रिलेटेड हैं आपकी बिजनेस से। इसको आप मोस्टली देख सकते हैं, जो आपकी एनसीईआरटी 11th और 12th की है ना, उसी से रिलेटेड सारे पीवाईक्यूज इसमें दिए हुए हैं डी ट्रिपल एस बी में जो आते हैं। इसलिए एनसीईआरटी पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है और मेरे चैनल पर आप रिलेटेड चैप्टर्स की वीडियोस देख सकते हैं। जो एनसीईआरटी से आपको क्या पता होना चाहिए वो मैंने वीडियोस बनाई हुई है। चैप्टर वाइज क्या पढ़ना है वो बनाई हुई है वीडियोस, ठीक है। एंड मेरा चैनल है टेलीग्राम पर, कॉमर्स स्ट्रीम एक्स के नाम से, तो उसको ज्वाइन करना बिल्कुल भी ना भूलें। उसी पे सारे रिलेटेड वैकेंसी से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन एंड पीवाईक्यूज की पीडीएफ सब आपको वहीं पर मिलेगी। तो चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पर। ये है आपका फर्स्ट क्वेश्चन। गोपाल रन अ ग्रोसरी शॉप इन द लोकल मार्केट, ही बायज गुड्स फ्रॉम द होलसेल। मतलब एक ग्रोसरी शॉप चला रहा है लोकल मार्केट में, होलसेल से कुछ सामान खरीद कर लाता है एंड सेल करता है उन्हें कस्टमर्स को। बाय डूइंग ही अर्न सम प्रॉफिट, उसे कुछ प्रॉफिट भी मिल जाता है। तो किस टाइप का ऑर्गेनाइजेशन है? अभी क्या पता चला, सिर्फ एक भोपाल ही है उसे करने वाला, है ना। भोपाल के अलावा किसी और का नाम तो यहाँ इस बताया नहीं गया है, क्योंकि कोई और अदर पर्सन भी है। तो फैमिली तो है नहीं, जॉइंट हिंदू फैमिली नहीं हो सकता। ये सोल आपका सोल प्रोप्राइटर है। पार्टनरशिप के लिए भी 2 लोग चाहिए होते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी में भी 2 से 10 लोग चाहिए होते हैं। तो ऐसे ज्यादा मेंबर नहीं है, सिर्फ एक भोपाल की ही बात हुई है तो वो सोल प्रोप्राइटरशिप आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये है आपका क्वेश्चन सेकंड। द मैनेजमेंट इज कंसर्न विद द पीपल एट वर्क एंड विद देयर रिलेशनशिप विद इन एन एंटरप्राइज। देखिए, एक तो इसमें क्या लिखा हुआ है, जो कीवर्ड आपको देखना है, एक तो है पीपल एट वर्क, दूसरा रिलेशनशिप, पीपल से रिलेशनशिप। तो ये आपका हो जाएगा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ ह्यूमन है, ह्यूमन पीपल है और उनसे रिलेशनशिप, तो ये मैनेजमेंट रिसोर्स मैनेजमेंट हो जाएगा, ठीक है। सिर्फ आपको अगर एनसीईआरटी भी आपने पढ़ी हुई है ना, तो आपको बहुत इजी हो जाएगा ये सब। आइडेंटिफाई द मेथड ऑफ जॉब इवेल्युएशन। देखिए, मेथड ऑफ जॉब इवेल्युएशन आपको पढ़ने हैं, ठीक है। विच इन्वॉल्व मेंटल रिक्वायरमेंट, स्किल, फिजिकल रिक्वायरमेंट एक्सेट्रा एट अ क्रिटिकल फैक्टर। मतलब फैक्टर्स में कंपैरिजन करा जाता है कि कौन सा फैक्टर इंपॉर्टेंट है या कौन से फैक्टर में कोई व्यक्ति कितना हाई है या लो है, तो उसे आप कहते हैं फैक्टर कंपैरिजन मेथड कहते हैं। ऐसे ही बाकी भी इस मेथड ऑफ जॉब इवेल्युएशन ही है। एंड और भी कुछ मेथड्स होते हैं, जैसे कि यहाँ पर दिए हुए हैं। देखिए, रैंकिंग मेथड है, क्लासिफिकेशन मेथड, पॉइंट फैक्टर, फैक्टर कंपैरिजन, मार्केट प्राइसिंग एंड हेज सिस्टम। ये सारे मेथड्स हैं, इनके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इनके नाम एटलीस्ट आपको पता होने चाहिए, जिससे कि आप अंदाजा लगा सके कि क्वेश्चन किस से रिलेटेड बात कर रहा है, ठीक है ना। ज्यादा डेप्थ में क्वेश्चन नहीं पूछेगा, लेकिन नाम आपको पता होना चाहिए। जैसे आप इन्होंने अभी फैक्टर कंपैरिजन से पूछा है, तो वो रैंक मेथड से भी पूछ सकता है, पॉइंट फैक्टर से भी पूछ सकता है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए, स्टेट विच वन इज नॉट वन ऑफ द आउटकम ऑफ ट्रेनिंग। ट्रेनिंग कराई है और उसका आउटकम नहीं होगा, ट्रेनिंग प्रोग्राम का आउटकम नहीं होगा किसी एम्प्लॉय के लिए। अब ट्रेनिंग कराते हैं तो प्रोडक्टिविटी इंक्रीज कराने के लिए लोग करा रहे हैं, पर्सनल ग्रोथ हो इंडिविजुअल एम्प्लॉय की, ऑब्सोलेंस प्रिवेंशन हो, मतलब आउटडेटेड चीजें, आउटडेटेड एक्टिविटीज ही प्रैक्टिस ना हो रही हो, और आउटडेटेड को हटाया जाता है, प्रिवेंशन अपडेट करा जाता है ना। अपडेट कह सकते हैं, अपडेट कर रहे हैं, हाँ तो कर रहे हैं, लेकिन उनकी वेजेस भी इंक्रीज होगी, ऐसी गारंटी ट्रेनिंग नहीं देती है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इज अ प्रोसेस इज अ प्रोसेस ऑफ डिस्कशन एंड नेगोशिएशन बिटवीन टू पार्टीज। टू पार्टीज में नेगोशिएशन हो रहा है, डिस्कशन हो रहा है। वन और बोथ ऑफ देम इज अ ग्रुप ऑफ पर्सन, और एक जो है, एक या दोनों ग्रुप ऑफ पर्सन है, उनका जो हेड है वो बात करेगा दूसरे ग्रुप के हेड से, ठीक है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि एक ग्रुप है, उसका हेड है, वो दूसरे हेड से बात करेगा। तो ये आपका होता है, एक दूसरे से बात करेंगे और एक दूसरे की कुछ बातें मनवाएंगे, ठीक है। ये अपनी कुछ प्रॉब्लम्स बताएंगे, ये अपनी कुछ कंडीशन रखेंगे, तो कुछ इनकी बात मानी जाएगी, कुछ इनकी बात मानी जाएगी। तो इसको कहते हैं कलेक्टिव बार्गेनिंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट द आइडियाज ऑफ अ स्मार्ट सिटी। अगर आप स्मार्ट सिटी बनाना चाहते हैं तो कौन सा आइडियाज उसके लिए ठीक नहीं है, ठीक है। स्मार्ट सिटी मेक यूज ऑफ कंप्यूटर एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एफिशिएंटली, तो अच्छा पॉजिटिव पॉइंट लग रहा है। स्मार्ट बिल्डिंग यूज सेंसर टू डिटेक्ट ट्रमर, जैसे झटके वगैरह के तो सेंसर यूज हो, तो ये भी स्मार्ट सिटी को की तरफ ही जा रहा है। ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम हो कॉम्प्लेक्स, तो कॉम्प्लेक्स को डिफिकल्टी नेगेटिव है, तो ये नहीं होगा, तो यही सा करेक्ट आंसर हो जाएगा।
फोर्थ क्या है, ब्रिजेस आर डिजाइन विद वायरलेस सिग्नल्स टू डिटेक्ट एनी लूजन और क्रैक्स। हाँ, तो ब्रिजेस पर ऐसा कुछ वायरलेस सिग्नल वाला भी होना चाहिए, तो ये भी स्मार्ट सिटी की तरह पॉइंट जा रहा है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस फॉर द आइडेंटिफाई विच स्टेटमेंट इज नॉट रिलेवेंट फॉर एन आइडियल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर के लिए नहीं है, रिलेटेड नहीं है। रेस्पॉन्सिबिलिटी क्लियर होनी चाहिए, अथॉरिटी से मैच होनी चाहिए कि ठीक है कि रेस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है तो अथॉरिटी भी मिलती है, और अथॉरिटी मिलती है तो रेस्पॉन्सिबिलिटी भी मिलती है। बिजनेस स्ट्रक्चर शुड बी फ्लेक्सिबल, ये भी अच्छा पॉइंट है। पावर इज सेंट्रलाइज्ड एट द टॉप विदाउट एनी डेलीगेशन, ये आपका आइडियल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर नहीं है। पावर डिसेंट्रलाइज होनी चाहिए और डेलीगेशन भी होना चाहिए। ठीक है, तो यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए, एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ अ कंपनी, एमओए, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इसे कहते हैं, मेंशन द अमाउंट ऑफ कैपिटल अ कंपनी इज ऑथराइज्ड टू रेज फ्रॉम द पब्लिक, दिस कैपिटल इज नोन एज। उस कैपिटल को क्या कहेंगे? अगर आपने प्रैक्टिस अच्छी करी हुई है, आपने कुछ एग्जाम्स भी दिए हुए हैं, सारा सिलेबस आपने पढ़ा हुआ है, तो आपको यहीं से पता चल गया वो क्या लिखा हुआ है। कैपिटल ऑफ अ कंपनी इज ऑथराइज टू रेज, यहीं से पता चल जाएगा। अगर आप थोड़ा सा भी भूल रहे होंगे कि जो एमओए में जिस कैपिटल की बात करी जाती है वो ऑथराइज्ड कैपिटल होती है ना, कि मैक्सिमम कितना इशू करेगा कोई कंपनी, कितना इशू करेगी। और एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आपकी सिक्स टाइप्स ऑफ कैपिटल होती है। जैसे कि पहली आपकी ऑथराइज्ड हो गई, ऑथराइज्ड के बाद क्या होगा ना, आप कुछ इशू करेंगे, फर्स्ट सेकंड पब्लिक में कुछ इशू करेंगे, इशू करने के बाद लोगों की एप्लीकेशन आएगी, है ना, वो सब्सक्राइब करेंगे। इशू करने के बाद आप सब्सक्राइब करेंगे, सब्सक्राइब करने के बाद क्या होगा, कुछ कॉल्ड, आप कुछ पैसे मांगेंगे तो कॉल्ड अप कैपिटल हो गई, फिर वो कुछ पेमेंट करेंगे तो पेड अप कैपिटल हो गई। कुछ ऐसा पार्ट होता है जो आप नहीं मांगते, जो सिर्फ कंपनी आप रिजोल्यूशन के समय ही मांगती है, जब कंपनी खत्म होने वाली है तो उसे रिजर्व कैपिटल कहते हैं, है ना। इस टाइप से सिक्स टाइप ऑफ कैपिटल है जो एनसीईआरटी कहता है। देखिए, और एमओए से रिलेटेड आपको क्या पता होगा, तो ये चार्टर ऑफ द कंपनी है। क्या है? चार्टर ऑफ अ कंपनी, किसी भी कंपनी का चार्टर होता है, और बाकी इसमें ये सब क्लॉजेस होते हैं जो इसमें अंदर होने चाहिए। जैसे कि नेम क्लॉज, रजिस्टर ऑफिस। नेम क्लॉज में क्या होता है, सबका कंपनी का नेम, पब्लिक है या प्राइवेट, रजिस्टर्ड कहाँ पर है, लोकेशन, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्टिव के बारे में, नेचर के बारे में। लाइबिलिटी क्लॉज क्या है, एक्सटेंड ऑफ लाइबिलिटी एंड कंपनीज मेंबर लिमिटेड है या अनलिमिटेड। कैपिटल क्लॉज में क्या है, ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी, है ना। कैपिटल कितना, ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल कितनी है, ये सब उसमें लिखा होता है एमओए में। नेक्स्ट क्या है, अ डैश इज रेफर टू अ सिचुएशन वेयर देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस, जहां लॉस की पॉसिबिलिटी होती है उसे कहते हैं रिस्क। ठीक है, ये सब एनसीईआरटी के क्वेश्चन है और डी ट्रिपल एस बी के पीवाईक्यूज है। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सब हेड इन द बैलेंस शीट ऑफ अ कंपनी गुडविल विल अपीयर। गुडविल कहाँ दिखाई जाती है ना, कंपनी में गुडविल का क्या है आपका, गुडविल है आपका एसेट्स, और जो कि है इनटेंजिबल, क्योंकि आप इसको टच नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, यह है इनटेंजिबल एसेट्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अकॉर्डिंग टू एन आइटम, according to dash, an item should be regarded as material if there is a reason to believe that knowledge of it would influence the decision of an informed investor। ऐसे किसी भी चीज को मटेरियल माना जाएगा जो किसी के डिसीजन को इफेक्ट कर रहा है, तो ये किसने कहा है, अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन ने कहा हुआ है। सिलेक्ट वन एग्जाम्पल ऑफ रिस्क जो कि प्योर है, स्टैटिक है, इन एग्जाम्पल्स में बताना है। प्योर क्या है, इसमें दो तरीके होते हैं, प्योर होता है और दूसरा आपका स्पेकुलेटिव होता है। स्पेकुलेटिव जिसका अंदाजा नहीं लगा सकता, प्योर जिसका अंदाजा लगाया जा सकता है, मतलब मेजर करा जा सकता है ना, तो वो आपका रॉबरी है, जिस केस में हमें लॉस ही होना कंफर्म है ना, कंफर्म है। स्पेकुलेटिव में क्या है, स्पेकुलेटिव नाम से आप समझ रहे होंगे होगा नहीं होगा नहीं पता, तो ऐसे ही आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो प्रॉफिट होगा, लॉस होगा, कितना होगा नहीं पता, इन्फ्लेशन और ये सब नहीं पता कितना तक चेंज होगा, उससे कितना इफेक्ट करेगा या फायदा होगा नहीं पता। लेकिन रॉबरी का पता है। इसमें थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन भी है, देख लेते हैं। और देखिए, प्योर एंड स्टैटिक दोनों ही
एक डिस्टिंक्ट कॉन्सेप्ट है, अलग अलग है। प्योर रिस्क रेफर टू सिचुएशन वेयर द ओनली पॉसिबल आउटकम क्या है, लॉस ही है या फिर नो लॉस, लेकिन प्रॉफिट नहीं होगा। या तो नो लॉस होगा या तो लॉस होगा, विद नो पोटेंशियल फॉर गेन, गेन नहीं होने वाला। स्टैटिक रिस्क क्या है, इट इज अ टाइप ऑफ प्योर रिस्क दैट इज प्रेडिक्टेबल है, मेजरेबल है एंड डज नॉट चेंज ओवर टाइम, चेंज नहीं होता है, क्योंकि जितने की चोरी हुई है वो उतने की रहेगी, उसमें चेंज नहीं आने वाला है। आगे क्या है, की डिफरेंसेस क्या है दोनों में, ऑल स्टैटिक रिस्क आर प्योर बट ऑल प्योर, मतलब प्योर का टाइप है स्टैटिक, तो स्टैटिक का पार्ट प्योर नहीं हो सकता, ठीक है। डायनामिक रिस्क आर ऑल्सो प्योर, मतलब एक स्टैटिक होगा एक डायनामिक होगा, प्योर के दो पार्ट्स हो जाएंगे, है ना, एक स्टैटिक और एक डायनामिक जो चेंज हो सकता है। डायनामिक रिस्क आर ऑल्सो प्योर दैट आर सब्जेक्ट टू चेंज एंड आर लेस प्रेडिक्टेबल, ठीक। अंडरस्टैंडिंग दीज कॉन्सेप्ट इज अ क्रूशियल फॉर इंश्योरेंस कंपनीज व्हेन अराइजिंग रिस्क एंड, मतलब ये इंश्योरेंस एक तरीके से इंश्योरेंस कंपनीज के लिए ये सारे रिस्क का कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, टाइप ऑफ रिस्क स्टैटिक एंड डायनामिक। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट क्या करेगा, रिस्क से रिलेटेड चीजें करेगा, आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिस्क करेगा, असेसमेंट करेगा एंड मॉनिटर भी करेगा, लेकिन एड्रेसिंग सडन क्राइसिस के बारे में नहीं है ये, तो यही इसका आंसर है जो कि हमसे नॉट पूछा है, ठीक है। और कौन और क्या है, वैसे ये प्रोसेस से भी लग रहा है पॉइंट्स, देखिए एक प्रोसेस ये हो सकता है रिस्क मैनेजमेंट का, कि रिस्क आइडेंटिफाई करेंगे, फिर एनालाइज करेंगे, फिर प्रायोरिटाइज करेंगे कि किसको कितनी प्रायोरिटी देनी है, कौन से रिस्क को, उसको करेंगे टास्क ट्रीट, फिर उन रिस्क को ट्रीट करके क्या कर सकते हैं, एंड मॉनिटर एंड रिव्यू, ये एक प्रोसेस है रिस्क मैनेजमेंट का। द सिस्टम ऑफ लॉ एंड गाइडलाइंस बाय विच बिजनेस प्रोफेशनल्स एंड कॉर्पोरेट ऑपरेट इन फेयर है, लीगल एंड मोरल रहे, तो ऐसा कौन सा सिस्टम है, ये है बिजनेस एथिक्स से रिलेटेड, जहां इन सब चीजों के बारे में बात की जाती है। नेक्स्ट है, विच एक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग इज नॉट कवर्ड अंडर बिजनेस एथिक्स, बिजनेस एथिक्स में नहीं आता है। ध्यान दीजिएगा, नोट वाले क्वेश्चन ज्यादा हैं, जो कि क्या होता है, हम पेपर के प्रेशर में टाइम को देखते हुए ना नोट भूल जाते हैं, और बिजनेस एथिक्स पढ़ के और किसी पे भी कोशिश करते हैं टिक करने की, लेकिन नोट को हमेशा ध्यान रखिए। आप इसमें क्या लिखा है, ए बाय गुड्स एंड टेक द प्रॉपर बिल फ्रॉम द शॉपकीपर, तो ये तो उसने सही किया, बिल भी लिया है। ए परचेज, ए ने क्या करा, परचेज गुड्स फ्रॉम अ स्टोर बट डज नॉट टेक अ बिल फ्रॉम अ शॉपकीपर टू सेव अ टैक्स, टैक्स सेव करने के लिए क्या करा, बिल ही नहीं बनवाया पक्का, तो ये गलत चीज है, ये बिजनेस एथिक्स में नहीं आता है। ए गिव हिज 100%, ये तो अच्छी बात है। ए ऑलवेज पे हिज इनकम टैक्स पे करा जा रहा है, तो ये भी ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड, जो कि बिजनेस एथिक्स में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वर्क एथिक्स डू नॉट इंक्लूड, वर्क एथिक्स में क्या नहीं आता है, डिसिप्लिन, कॉर्पोरेशन, प्रोडक्टिविटी। एडवेंचरिज्म नहीं आता है क्योंकि ये रिस्क कंटेन कर सकता है, तो एथिक ऐसी चीजें नहीं लेता है, ठीक है ना। इसमें देखिए लैंग्वेज से पता चल जाएगा, कुछ क्वेश्चंस तो बिल्कुल ऐसे हैं, शायद ये, एन ऑफिस हैविंग अ लार्ज रूम वेयर ऑल द डिपार्टमेंट्स मैन एंड इक्विपमेंट, सारे एम्प्लॉय और आपके इक्विपमेंट हाउस अंडर सिंगल रूफ, सिंगल रूफ के नीचे है, कोई पार्टीशन नहीं है, तो उसे क्या कहेंगे, ओपन ऑफिस, सब कुछ ओपन है आपस अंदर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच क्वालिटी डज नॉट अप्लाई टू अ गुड ऑफिस मैनेजर, मैनेजर की क्वालिटी नहीं है गुड क्वालिटी, कॉम्पिटेंट, मतलब कॉम्पिटिटिव होना चाहिए, प्रोफेशनल होना चाहिए, वर्सेटाइल होना चाहिए, लेकिन इमोशनल नहीं होना चाहिए, इमोशनल उसकी वीकनेस बन जाएगी, है ना। विच इज नॉट द फंक्शन ऑफ ऑफिस मैनेजमेंट, ऑफिस मैनेजमेंट का फंक्शन नहीं है, देखिए नोट वाले ही क्वेश्चन बार बार क्या आ रहे हैं, प्लानिंग है, कंट्रोलिंग है, स्टाफिंग है, ऑर्गेनाइजिंग है ना, ऑर्गेनाइजिंग है, डायरेक्टिंग है, ये सारी चीजें हैं, लेकिन सोशल वर्क ऑफिस मैनेजमेंट नहीं करता है, तो यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, मे बी डिफाइन एज एन एनी रिटन कम्युनिकेशन विच पासेस थ्रू द मैसेंजर, अगर यहाँ सिर्फ मैसेंजर इस तरीके से ही तक लिखा रहता तो हम इसका आंसर मेल लगा देते, लेकिन आगे कुरियर एंड पोस्ट ऑफिस भी लिखा है, लेकिन फिर भी इसका आंसर डी प्लस बी ने जो दिया है ऑफिशियल आंसर की में, वो मेल ही दिया है, तो इसका आंसर अभी मेल ही रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, विच क्वालिटी इन रेस्पेक्ट ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज हार्मफुल, इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए हार्मफुल है, मतलब नेगेटिव एक्सपेक्ट है, तो गुड लिसनर तो अच्छा है, कॉन्फिडेंस भी अच्छा है, एम्पैथी, एम्पैथी मतलब दूसरे की भावना को समझना, दूसरे दूसरे के शू में पैर रख के देखना है, एम्पैथी के लिए एग्जांपल होता है कि दूसरे के जूते में पैर रखोगे ना, तब पता चलता है कि वो किस चीज से गुजर रहा है, तो मतलब उसके दर्द को फील करना, और एरोगेंट किसी व्यक्ति को कम्युनिकेशन में, जहां इफेक्टिव कम्युनिकेशन की बात है, वो नहीं होना चाहिए, तो यही इसका करेक्ट आंसर
होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्लानिंग? प्लानिंग की कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, नहीं है, नॉट का ध्यान जरूर रखना है। प्लानिंग कंटिन्यूस प्रोसेस है जी, बिल्कुल हर लेवल पे होती है और हर वक्त होती रहती है कुछ ना कुछ प्लानिंग। प्लानिंग इज द लास्ट फंक्शन नहीं है, फर्स्ट है। फर्स्ट है, जब भी आप 11 और 12 की बुक्स पढ़ेंगे तो सबसे पहले प्लानिंग से स्टार्टिंग होती है। मैनेजर्स एट द लेवल एट ऑल लेवल आर इन्वॉल्व, हाँ जी, प्लानिंग सभी करते हैं। लॉजिकली प्रोसीड्स ऑल द मैनेजर, सारे मैनेजर्स के फंक्शंस में पहले प्लानिंग आएगी ही आएगी, हाँ आएगी, तो ये इसका आंसर हो जाएगा सेकंड, जो नहीं है, क्योंकि वो लास्ट ऑप्शन नहीं है, फर्स्ट ऑप्शन है। विच ऑफ द फॉलोइंग technique of measuring performance is not used by the modern management? By the modern management नहीं यूज कर रहे हैं मॉडर्न मैनेजमेंट वाले। तो प्रोग्राम इवेल्युएशन, रिव्यू टेक्निक, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, ब्रेक इवन एनालिसिस एंड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, इनमें से किसको यूज अभी नहीं किया जा रहा है? तो वो है आपका बीईपी, जो कि डीटर प्लस बी ने अपने आंसर में बताया है कि बीईपी को उन्होंने माना है। ठीक है, अब बीईपी के बारे में थोड़ा देख लीजिए, क्योंकि क्वेश्चंस आ जाते हैं रेशियो एनालिसिस से आने वाले हो। बीईपी ऐसा पॉइंट होता है जहाँ कोई प्रॉफिट एंड लॉस नहीं हो रहा है, नीदर प्रॉफिट नॉर लॉस, ऐसा पॉइंट होता है। ऐसी सेल पे हमको इतनी यूनिट, हम कितनी यूनिट सेल कर रहे होते हैं, मानिए यहाँ पर 500 यूनिट्स आ रहा है, तो बीईपी हमारा 500 यूनिट्स पे है, तो इसका मतलब है कि 500 यूनिट सेल करने पर हमें ना तो कोई प्रॉफिट होता है ना लॉस होता है। उससे नीचे अगर हम यूनिट्स अपनी सेल कर रहे हैं तो हमें लॉस होगा, और उससे आगे हम प्रॉफिट्स यूनिट्स सेल कर रहे हैं तो हमें प्रॉफिट होने लगेगा। ठीक है, और ये क्या है, इधर रिवेन्यू दिया है, आपको पता होना चाहिए, बीईपी में रिवेन्यू है, यूनिट है, एंड ये आपकी कॉस्ट है जो बढ़ रही है, और ये आपका रिवेन्यू है जो पहले कम था कॉस्ट से, फिर धीरे धीरे उसको क्रॉस करके आगे बढ़ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। is that managerial function that enables managers to get things done through persons both individually and collectively? अकेले भी मतलब किसी व्यक्ति से काम कराना हो या कलेक्टिवली भी कराना हो, तो कौन सा फंक्शन होता है? डायरेक्टिंग होता है, आप लोगों को डायरेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, जॉब एनालिसिस, जॉब डिस्क्रिप्शन, जॉब एनरिचमेंट आर सम इंपॉर्टेंट बेसिक कॉन्सेप्ट। किसके कॉन्सेप्ट है ये? स्टाफिंग से रिलेटेड है। जॉब जॉब डिस्क्रिप्शन, जॉब एनालिसिस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। द फंडामेंटल पर्पस The fundamental purpose for the existence of any organization is described by। अगर फंडामेंटल पर्पस आपको बताने हैं, फंडामेंटल पर्पस क्या है, तो वो आपके मिशंस होते हैं। फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन, के ऑर्गेनाइजेशन किस लिए एग्जिस्ट कर रही है, उसके फंडामेंटल पर्पस, उसको उसका मिशन में लिखा होता है सारी चीजें ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। द बेसिक रोल ऑफ मार्केटिंग इज टू हैव राइट प्रोडक्ट। मार्केटिंग का पूछा है कि मार्केटिंग का बेसिक रोल क्या है, कि जो सामान है वो राइट प्रोडक्ट उन्हें कस्टमर को मिले, राइट क्वांटिटी में मिले, एंड राइट टाइम एंड प्लेस पर मिले। ठीक है ना, तो ये सारी चीजें इसमें आती हैं, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। स्वेट का फॉर्मूला पूछा है, स्वेट एनालिसिस में आप क्या करते हैं? स्वेट एनालिसिस है एक, स्वेट में आप स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स को देखते हैं। ठीक है ना, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स, ये आपके स्ट्रेंथ एंड वीकनेस जो होते हैं ना, ये इंटरनल होते हैं। इंटरनल आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में देखते हैं, और ये एक्सटर्नल का पार्ट होता है, ये एक्सटर्नल में देखते हैं अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर एलिमेंट ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस? स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट है, उसके प्रोसेस का एलिमेंट नहीं है। तो देखिए, स्ट्रेटेजिक फॉर्मुलेशन, स्ट्रेटेजिक इम्प्लीमेंटेशन, स्ट्रेटेजी का इवेल्युएशन, लेकिन ये तो आने ही वाले हैं, तो फिर बचा क्या? ये तो ऑड वन आउट भी हो गया, तो यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखिए, इसमें और क्या क्या है उसके अलावा? एनालिसिस, फॉर्मुलेशन, इम्प्लीमेंटेशन एंड इवेल्युएशन, जो इसमें नहीं था वो शायद ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Herzberg identify a factor which exists within the job and provide job satisfaction at the time of performing the job, which is this factor among the alternative given। जो फैक्टर्स आपके विद इन दी जॉब प्रोवाइड जॉब सेटिस्फेक्शन होते हैं, वो इंट्रिंसिक फैक्टर हैं, और इस पे दो तरीके के फैक्टर्स होते हैं जो इसमें दिए हुए हैं। टू हर्जबर्ग टू फैक्टर थ्योरी, जिसमें दो तरीके के फैक्टर होते हैं, हाइजीन फैक्टर और मोटिवेशन फैक्टर। इसी को इन्होंने इंट्रिंसिक फैक्टर बोला हुआ है। इसमें क्या आता है, ये नाम पूछे जाते हैं रिपीटेडली, कभी कभी क्या आता है ना, सैलरी किसका पार्ट है, हाइजीनिक का या मोटिवेशन का, इस तरीके से पूछा जाता है। तो इसमें डिफरेंस क्या है?
ये तो देखो लिखा ही हुआ है मोटिवेशनल फैक्टर है ना, ये मोटिवेट करते हैं किसी एम्प्लॉय को, जब उन्हें रिकॉग्निशन मिलता है, ग्रोथ मिलता है, इंटरेस्ट और अचीवमेंट्स मिलते हैं, तो उनको मोटिवेशन होती है उस जॉब से रिलेटेड, है ना। लेकिन ये जो हाइजीन फैक्टर है, ये क्या है, आपको डीमोटिवेट होने से बचाते हैं। प्रिवेंट डीमोटिवेशन आप कह सकते हैं ना, ये डीमोटिवेट होने से बचाते हैं ये सारे, और ये मोटिवेट करते हैं। ठीक है, तो इसको ही इंट्रिंसिक कहा है, जो जॉब में होती है सारी चीजें। विच ऑफ द फॉलोइंग आर दी एग्जाम्पल्स ऑफ ऑक्सिलरी टू ट्रेड। ट्रेड में हेल्प करने वाली चीजें, एडवर्टीजमेंट, इंश्योरेंस, बैंकिंग, इंटरमीडिएटरीज, चारों चीजें हैं जो आपको हेल्प करती हैं। एनसीईआरटी का ही बिल्कुल डिटो क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में सारे पॉइंट्स के बारे में डिस्कस किया हुआ है। अब देखिए कौन सी टर्म को आप कहते हैं, ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी करता है जो विच आर कनेक्टेड विद, यहाँ से लाइन पढ़िएगा ध्यान से, कन्वर्जन ऑफ रिसोर्सेज इनटू यूजफुल गुड्स। बस मुझे से क्वेश्चन को समझने के लिए इतना ही काफी था कि रिसोर्सेज को कन्वर्ट कर रहे हैं यूजफुल गुड्स में और फिर उसे बेच रहे हैं, तो कौन करता है कन्वर्ट, इंडस्ट्री में तो काम चलते ही है, कॉमर्स स्ट्रीट बिजनेस में नहीं, इंडस्ट्री में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज नॉट द इकोनॉमिक एक्टिविटी, ये एनसीईआरटी में भर के समझाया हुआ है ना। फार्मर्स ग्रोइंग राइस फॉर हिज ओन कंजप्शन, खुद कंजेप्ट करेंगे तो क्या पैसे आएंगे, नहीं, तो यही इसका करेक्ट आंसर है। अ फैक्ट्री ओनर प्रोड्यूसिंग स्कूल बैग्स फॉर द सेल इन द मार्केट, मार्केट में सेल करेगा तो। ए मेड सर्व एट होम इन रिटर्न ऑफ मनी, तो यहाँ पर भी रिटर्न ऑफ मनी, मनी का कंसिडरेशन यहाँ पर भी है। ए टीचर टीच इन स्कूल एंड गेट सैलरी, यहाँ भी उसे कुछ मिल रहा है ना। इन तीनों में ही कुछ ना कुछ प्राइस की बात होती है, लेकिन यहाँ पर नहीं है, तो यही इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। What was called black gold in Roman Empire? ब्लैक गोल्ड किसको कहा गया है, ब्लैक पेपर को कहा गया है, काली मिर्च। एनसीईआरटी में ये भी है। All those activities which are concerned with the extraction and production of natural resources and reproduction and development of living organism plant come under, जहाँ एक्सट्रैक्शन की बात आ गई है, जेनेटिक की बात हो गई, वो आपकी प्राइमरी इंडस्ट्री से रिलेट करता है ना। इसका डायग्राम भी आगे देखेंगे अभी। एन अमेंडमेंट वाज मेड इन हिंदू सक्सेशन एक्ट, हिंदू सक्सेशन एक्ट जो है उसमें डॉटर्स को भी इंक्लूड कोपोहेंसर्स माना है जॉइंट हिंदू फैमिली में बाय बर्थ। ठीक है, डॉटर्स को भी माना है, कौन से एक्ट से है ये, 2005 से है। ठीक है ना, हिंदू के आगे भी आएंगे कुछ करेक्ट किसके बारे में, हिंदू अंडरमेरिड फैमिली के बारे में, ये भी एनसीईआरटी में बहुत अच्छे से दिया हुआ है, मैंने अपने चैनल पे इसके बारे में कराया भी हुआ है। आप क्लास 11 की बिजनेस स्टडीज प्लेलिस्ट में जाके देखेंगे ना, क्लास 11 बिजनेस स्टडीज का, तो उसमें ये फर्स्ट सेकंड चैप्टर में ही आपको कहीं ना कहीं मिल जाएगा। तो मतलब कि सारी ही वीडियोस देखनी इंपॉर्टेंट है, डी ट्रिपल एस भी हो या पीजीटी का एग्जाम हो, या आप यूजीसी नेट ही क्यों ना कर रहे हो, है ना, जेआरएफ ही क्यों ना क्वालिफाई करना हो, एनसीईआरटी आपको पढ़ना बेस मस्ट है, मस्ट। तो आप कोई और बुक पढ़िए जब आपने एनसीईआरटी पढ़ चुके हैं, या एनसीईआरटी आपको समझ आ रही है तो आगे भी आप समझ सकते हैं। ठीक है, अब देखिए हिंदू सबसेक्शन एक्ट में अमेंडमेंट हुआ था 2005 में, उन्होंने क्या करा था, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में उन्होंने ग्रांट करा था, डॉटर्स को भी कोपेंसरी राइट दिया था इक्वल टू सन। पहले सिर्फ सन बाय बर्थ होता है, बाय बर्थ, जैसे ए है, ए के दो बेटे हुए बी एंड सी, तो इनको बाय बर्थ थी, और एक डॉटर है डी, बी एंड सी को बाय बर्थ ही क्या मिल गया, राइट मिल गया, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में उनका हक हो गया, उनके उसके मेंबर हो गए वो। लेकिन डी नहीं होती थी, डॉटर नहीं होती थी, लेकिन 2005 से डॉटर को भी बना दिया गया है ना। ठीक है, और बाय बर्थ से ही डॉटर को भी मिलेगा द ओन राइट, पोजेशन सेम राइट, लाइबिलिटीज भी सन, मतलब जो भी राइट और जो भी लाइबिलिटीज आपके सन के हैं हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में, वो डॉटर के भी होंगे 2005 के एक्ट के बाद में। नेक्स्ट पर चलते हैं। विच फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हैज द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक, किस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है ये बताना है। देखिए द बिजनेस इज कैरिड बाय मेंबर्स ऑफ द फैमिली, फैमिली के मेंबर्स कर रहे हैं, एल्डेस्ट पर्सन कैरीज द बिजनेस फॉर ऑल, जो सबसे बड़ा पर्सन है वो उसका हेड रहता है, वो ही जो कहेगा वो सब मानते हैं। मेंबरशिप ऑफ बिजनेस ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ, अभी पढ़ा है ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ के बारे में, तो ये क्या हो जाएगा आपका एचयूएफ हो जाएगा, जॉइंट हिंदू फैमिली भी कह सकते हैं, और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली भी इसको कह सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट अ प्राइवेट कंपनी, प्राइवेट कंपनी के बारे में पूछा है, इससे करेक्टरिस्टिक हो सकता है या कोई भी चीज, नॉट पूछा है, नहीं है। ठीक है, तो पढ़ते हैं। हैज अ मिनिमम 2, हाँ मिनिमम 2 है, लेकिन मैक्सिमम 50 नहीं है, तो यही इसका करेक्ट आंसर होगा। लेकिन अभी क्या
करेक्ट है, इसकी जगह आएगा यहाँ पर 200 मेंबर्स। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, डज नॉट इनवाइट पब्लिक। जो प्राइवेट कंपनी होती है वो पब्लिक को इनवाइट नहीं कर सकती शेयर्स के लिए, वो सिर्फ अपने ही जान पहचान वाले लोगों से करती है, जान पहचान वाले लोगों से बात करती है और वो शेयर्स खरीदते हैं, वो इन्वेस्टमेंट करते हैं तो होता है, अदरवाइज नहीं। और ये जो पब्लिक से कौन इनवाइट कर सकता है, पब्लिक से आपकी पब्लिक कंपनी कर सकती है ना, शेयर इश्यूज वगैरह। रेस्ट्रिक्ट द राइट ऑफ मेंबर्स टू ट्रांसफर इट शेयर। हाँ, जो प्राइवेट कंपनियां हैं उसमें जो शेयर होल्डर्स हैं वो अपने शेयर ट्रांसफर करने पे उस पर रिस्ट्रिक्शन है। इट इज नेसेसरी टू यूज वर्ड। जब कोई प्राइवेट कंपनी होती है तो उसके लास्ट में प्राइवेट लिमिटेड लिखना जरूरी होता है। ये देखिए, द प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इन इंडिया मस्ट हैव अ मिनिमम ऑफ 2 मेंबर एज अ मैक्सिमम 200 है। दिस लिमिट एक्सक्लूड मेंबर हु आर एम्प्लॉय को हटा के मेंबर है ना कंपनी और वर फॉर्मली इन employment but have continue as a member after their employment ceased। एम्प्लॉयज को हटा के, बस ये ध्यान रख लिया, एम्प्लॉयज को हटा के जो मेंबर्स हैं वो 200 होने चाहिए, मतलब मैक्सिमम 200 हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सजेस्ट, ऐसा व्यक्ति कौन है जिसे सजेस्ट किया है, एप्रोप्रिएट बैलेंस होना चाहिए शुड बी मेंटेन बिटवीन सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी। इन्होंने कहा है, जो किसने कहा है, टॉप में तो होना चाहिए डिसेंट्रलाइजेशन है ना अथॉरिटी का, एंड लोअर में होना चाहिए सेंट्रलाइज्ड, सेंट्रलाइजेशन होना चाहिए अथॉरिटी का, लोअर, टॉप में नहीं होना चाहिए। तो ये कहा है कि इससे क्या हो जाएगा ना, एक अच्छा बैलेंस बन जाएगा। तो किसने कहा, ये है हेनरी फेयोल। हेनरी फेयोल ही वो है जिन्होंने 14 प्रिंसिपल्स दिए हैं, है ना, 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट दिए हैं। नेक्स्ट क्या है, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट मार्केटिंग। मार्केटिंग से रिलेटेड है और नॉट पूछा है। मिडिल मैन इज नॉट नेसेसरी फॉर बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विस। बिल्कुल, मार्केट में एक शॉप खुली हुई है, वहां पे जाके हम सामान खरीद लेते हैं, तो मिडिल मैन की जरूरत हमें नहीं है। हम ऑनलाइन भी मंगा लेते हैं आजकल डायरेक्ट वेबसाइट से या डायरेक्ट कंपनी से, तो नहीं है। एडवर्टाइजिंग इज नॉट नेसेसरी, ये गलत है। मार्केटिंग में एडवर्टाइजिंग तो होगा ही होगा, है ना, एडवर्टाइजिंग थोड़ा नेसेसरी है। मार्केट डज नॉट फोर्स फैशन, सही बात है, मार्केट फैशन को फोर्स नहीं करता है। इंसान खुद देखते हैं लोग आजकल के क्या चल रहा है, क्या चल रहा है, वो हम खरीदते, तो जब मार्केट में वो चीजें उनको लानी पड़ती है। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द मार्केट इज टू एलोकेट ऑल द रिसोर्सेज एफिशिएंटली। हाँ, मार्केटिंग का क्या ऑब्जेक्टिव है कि सारे रिसोर्सेज को अच्छे से यूज करा जाए, ये एक पॉजिटिव पॉइंट है। नेक्स्ट है, विच अमंग द फॉलोइंग मार्केटिंग कॉन्सेप्ट मैचेस ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव प्रोड्यूस व्हाट कंज्यूमर नीड। पहली बात, ये मार्केटिंग से रिलेटेड है ना, मार्केटिंग से रिलेटेड है। कैसे स्टार्टिंग हुई, तो सबसे पहले आपका आया था प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट। प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट में क्या था कि सिर्फ चीजों को प्रोडक्ट आप करते जाइए, यूनिफॉर्म नेचर का ना, यूनिफॉर्म नेचर का सामान सिर्फ बनाते जाइए, सेल हो ही जाना है, तो वो सबसे पहला कॉन्सेप्ट था। उसके बाद आया सेकंड, जब ये क्वांटिटी की बात ना करके, क्योंकि यहाँ पर तो क्वांटिटी की बात हुई थी कि सिर्फ यूनिफॉर्म नेचर की बनाते जाइए, अब यहाँ पर क्वांटिटी टू क्वालिटी पे बात आ गई कि क्वालिटी का बनाएंगे तो बिकेगा, क्वालिटी हम बाजार में देंगे तो बिकेगा। ठीक है, फिर थर्ड पे आया सेलिंग कॉन्सेप्ट। सेलिंग कॉन्सेप्ट कि आप एडवर्टीजमेंट वगैरह करेंगे, एडवर्टाइजिंग करेंगे, जितना उस प्रोडक्ट को दिखाएंगे तो सामान सेल होगा। लास्ट आया मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, है ना, इस पॉइंट के अकॉर्डिंग मैं बात करूं क्योंकि कुछ और पॉइंट्स भी हैं, अभी यहाँ पे 4 की बात करें, उसमें आपके एनसीईआरटी में भी 4 ही दिए हैं। मार्केटिंग कॉन्सेप्ट की बात करें तो यहाँ पर आने लगा कि वो चीज बनाएंगे जो चाहिए कस्टमर को, प्रोड्यूस व्हाट कंज्यूमर नीड, जिस से रिलेटेड ये क्वेश्चन भी है। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। इन ऑर्डर टू चेक कंसल्ट ऑन कंज्यूमर बाय सेलर, स्टैंडर्ड ऑफ वेट मेजरमेंट एक्ट आया कब, ये 1956 का है, पुराना। उसके बाद भी आ चुका है 1976 में, लेकिन अभी 1976 यहाँ दिया नहीं तो हम 56 ले लेंगे। और इसमें क्या है कि जब हम एक कंज्यूमर मार्केट में जाता है तो उसमें कम से कम 50 दुकानें होती हैं, और सब दुकानों पे क्या है, सामान और क्वालिटी वैरायटी बहुत है। तो सेलर परेशान, कंज्यूमर जो होता है ना वो परेशान हो जाता है कि क्या खरीदे क्या ना खरीदे, कंफ्यूज। तो उसके लिए एक्ट है जिसमें कि सारी चीजें लिखी रहती है कि कितना वेट है, कितना पर ग्राम पड़ रहा है आपको, तो ये सारी चीजें देख के कंज्यूमर ध्यान से चीजों को खरीदे, उसके लिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। द मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस 1969, ये किस लिए था, मोनोपोलीज को रोकने के लिए। मोनोपोलीज रिस्ट्रिक्टिव
रिस्ट्रिक्ट करने के लिए मोनोपोली, मोनोपोलीज की कुछ रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड करता था मोनोपोली। जो मोनोपोली क्या होता है, मोनोपोली होता है सिंगल सेलर। सिंगल सेलर होगा किसी सामान का, तो वो रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड करेगा, किसी और को नहीं करने देगा, मतलब कोई करेगा ही नहीं क्योंकि महंगा इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। तो कोई मोनोपोली ना बना ले मार्केट में, उसके लिए ये था कि कोई भी मोनोपोली ना बनाए किसी भी प्रोडक्ट को लेके और उसको मन चाहे रेट पे ना बेचे, तो उससे कस्टमर को परेशानी होगी, कंपटीशन रुकेगा, है ना, खराब होगा कंपटीशन, मार्केट में कंपटीशन होना चाहिए। तो उसके लिए ये एक्ट आया था। तो स्टॉप एनी ट्रेड प्रैक्टिस दैट मे हैव द इफेक्ट ऑफ प्रेजेंटिंग, जो रोक रहा हो कंपटीशन को, उसके लिए ये था। इन लोगों को रोकने के लिए जो रोक रहे हैं कंपटीशन को, उसके लिए ये था। ठीक है, और थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन है इसका। ये 1969 में आया था। इंडियन लॉ डिजाइन टू प्रिवेंट कंसंट्रेशन, ना हो किसी भी एक बिजनेस की कंसंट्रेशन ना हो मार्केट में, उसी को आप मोनोपोली कह सकते हैं। कंट्रोल ना हो, है ना, मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव प्रैक्टिस ना हो। इट एम टू एंश्योर फेयर कंपटीशन रहे, प्रोटेक्शन हो कंज्यूमर की। तो और एमआरटीपी को लेटर इसको रिप्लेस कर दिया गया किसमें, कंपटीशन एक्ट 2002 से इसको रिप्लेस कर दिया गया। ये इंपॉर्टेंट बातें आपको इससे रिलेटेड पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द मोस्ट इफेक्टिव मीडियम फॉर आउटरीचिंग प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन टू हाउसवाइफ इन रूरल एरिया। रूरल एरिया के बारे में पूछा, रूरल एरिया की हाउसवाइफ है, कौन सा मीडियम इफेक्टिव रहेगा जिनसे कि प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन उनको मिल सके। तो ई कॉमर्स वेबसाइट, इंटरनेट या कंप्यूटर या मोबाइल होना जरूरी है, प्रोफेशनल मैगजीन्स नहीं, सोशल मीडिया। तो ये तीन तीन का अभी तो इसकी और इसकी बात करते हैं, दोनों के लिए फोन इंटरनेट वगैरह की जरूरत है। प्रोफेशनल मैगजीन्स, नॉर्मल मैगजीन्स पहुंच जाए अलग बात है, प्रोफेशनल मैगजीन्स कहाँ गांव में पहुंचने वाली हैं। आज की बात है, आज तो कल तो सब पहुंच सकता है, लेकिन वैसे भी ये पेपर 2021 का है, तो या फिर इन्होंने एनसीईआरटी से ये थोड़ा सा क्वेश्चन उठाया होगा, तो थोड़ा पुरानी बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो हम देखें ना, रेडियो और टेलीविजन, इन सब में अगर हम देखें तो रेडियो और टेलीविजन सबसे पुराने वाला है, तो इसी को आंसर मानेंगे। इसके थ्रू आप इंफॉर्मेशन पहुंचाएंगे, क्योंकि गाँव में रेडियो और टेलीविजन मिल जाते हैं ना, बहुत टाइम से मिल रहे हैं रेडियो और टेलीविजन। तो which of the following parties is not one of them which are interested in financial analysis of a company, कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कौन कौन इंटरेस्टेड होता है, किसको जानना है। एक तो देखिए मैनेजमेंट को जानना है, बैंक्स को जानना है क्योंकि वो हमें लोन देंगे, क्रेडिटर्स को जानना है ना, सप्लायर को जानना है कि वो हमें कुछ सामान उधार भी हम लेंगे तो, गवर्नमेंट को जानना है, इनकम टैक्स अथॉरिटीज को जानना है, ये सब इन सबको जानना होता है ना। डेटर्स, डेटर्स कौन है, डेटर्स हमारे लिए एसेट्स है। दूसरी बात डेटर्स क्या है, वो है जिसको हमने क्रेडिट सेल करी हुई है, तो उसको तो सिर्फ उसने तो हमारे साथ सामान खरीदा है, उसको पैसे दे रहे, तो उसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट से मतलब नहीं, क्योंकि उसे कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना, उसे तो उधार ही चुकानी है, तो उसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट से कोई मतलब नहीं है। तो इसका आंसर होगा डेटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ नीड इन द मैस्लोज नीड, ये मैस्लोज नीड हायरार्की थ्योरी ऑफ मोटिवेशन, ये ऐसा टॉपिक है, आपका यूजीसी ले लो, पीजीटी ले लो, ऐसा कोई जगह नहीं है जहां ये आते ना हो सर, इनका नाम मैस्लो जी का नाम ना आता हो। एंड बहुत ही घिसा पिटा टॉपिक है, मतलब आई थिंक सभी को आता होगा। तो इसमें क्या है, 5 लेवल्स हैं। सबसे पहले आपकी बेसिक सिक्योरिटी की बात होती है ना, सेफ्टी, बिलोंगिंग, प्रेस्टीज एंड देन सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। इसका डायग्राम देख लीजिएगा, थोड़ा क्लियर हो जाएगा। फिर इसका आंसर भी बताते हैं। देखिए, सबसे पहले आपकी साइकोलॉजिकल नीड होती है, जो बॉडी को चाहिए ही चाहिए, जैसे रोटी, कपड़ा, मकान चाहिए चाहिए, सोना चाहिए ही चाहिए। आगे है सेफ्टी, फिर इंसान देखता है प्रोटेक्शन। ये जो इसमें कीवर्ड्स लिखे हुए हैं ना, ये ध्यान देने से कभी कभी पूछा जाता है कि ये वर्ड आपकी कौन सी नीड में आएगा मैस्लो के अकॉर्डिंग, है ना। तो सेफ्टी नीड्स पे क्या क्या आएगा आपका, पर्सनल फाइनेंशियल सिक्योरिटी, मतलब जॉब हमारी सिक्योर हो जाए, इंश्योरेंस वगैरह, है ना। फिर आप समाज में देखते हैं कि लोगों में हमें प्यार मिले, आसपास में लोग हमारी इज्जत करें, रिलेशंस बने, फ्रेंडशिप हो, इंटीमेसी हो, फैमिली बने। उसके बाद आपकी स्टीम नीड आती है, जिसपे कि थोड़ी फ्रीडम, रिकॉग्निशन, कॉन्फिडेंस, अटेंशन, लोगों से अटेंशन मिले कि हाँ। एंड सबसे टॉप वाला होता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, जहां तक हर कोई नहीं पहुंच पाता है, जो अपनी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग फुल पोटेंशियल से कुछ पा पाता है, वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन होता है। तो ऐसे ही इसमें हमसे अब देख लेते हैं, इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है, हाईएस्ट लेवल पूछा है। तो हाईएस्ट लेवल ऑफ नीड क्या है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड है। मतलब इंसान की, इसका मतलब ये भी है कि इंसान की ना नीड बढ़ती रहती है। जब इंसान की साइकोलॉजिकल नीड पूरी हो जाती है ना, तो उसे सेफ्टी नीड चेक पूरी करनी होती है, और जब सेफ्टी नीड पूरी हो जाती है तो उसे सोशल नीड पूरी करनी होती है, सामाजिक बनना होता है। और जब वो समाज में भी उसका कुछ होने लगता है, तो उसे स्टीम नीड करनी पड़ चाहिए होती है, और स्टीम नीड भी उसकी हो जाए तो उसको सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की इच्छा होने लगती है। तो
इंसान की इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती है, ऐसा इन्होंने बताया। अब देखिए, हु कॉइन द प्रिंसिपल, किसने इसके बारे में बताया? साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। किसने इसकी बात करी है? इसने बात करी है, टेलर साहब ने बात करी है, जो कि फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट भी है। साइंटिफिक मैनेजमेंट, फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, ठीक है। और इन्होंने 4 रूल दिए थे, तो उसे देख लेते हैं नेक्स्ट पेज पर। हमने एक्सप्लेन करा है। साइंस जो होता है वो रूल ऑफ थंब नहीं है, ऐसा इन्होंने कहा। हार्मनी है, जो मतलब काम है ऑर्गेनाइजेशन में, जो काम होता है ना, वो इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग होना चाहिए। हार्मनी होना चाहिए, डिसगार्ड नहीं, अलग अलग नहीं। कॉर्पोरेशन होना चाहिए, अकेले अकेले नहीं। डेवलपमेंट ईच पर्सन का होना चाहिए उनकी ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी तक, मतलब जितना भी इंसान डिजर्व करता है उतना डेवलपमेंट इसका होना चाहिए। ये 4 प्रिंसिपल्स के बारे में उन्होंने बताया था। अब देखिए, कैश क्रेडिट अरेंजमेंट, इंटरेस्ट इज चार्ज ऑन। अब इसमें क्या है? कैश क्रेडिट क्या है? बैंक एक लिमिट, बैंक से हमने कुछ लोन सैंक्शन कराया या कुछ है, तो बैंक ने हमें कुछ लिमिट, जैसे 1 लाख की लिमिट दे दी कि आप इतना पैसा यूज कर सकते हो। जैसे बिजनेस में हमने ओवरड्राफ्ट का फैसिलिटी ले ली या कुछ भी है ना, तो इसमें से क्या हुआ कि हमें जरूरत पड़ी केवल 20,000 की, तो हमने सिर्फ 20,000 ही निकाले हैं। तो अब उस पर जब इंटरेस्ट चार्ज होगा तो कितने पे चार्ज होगा? 1 लाख पे चार्ज होगा या 20,000 पे चार्ज होगा, ये हमसे पूछा है। तो जितना हमने अमाउंट विड्रॉ करा है, हमारा इंटरेस्ट उसी पे चार्ज होगा, है ना। बाकी अप्रूव्ड लिमिट, जो हमने 1 लाख बताई, अप्रूव्ड लिमिट 1 लाख है, उस पे नहीं होगा। अप्रूव्ड लिमिट माइनस इंटरेस्ट नॉट चार्ज, चार्ज ही नहीं होगा, ऐसा भी नहीं है, चार्ज होगा। जितना अमाउंट हमने विड्रॉ करा है, जितना हम अमाउंट विड्रॉ करते जाएंगे उतने पे इंटरेस्ट चार्ज होता जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द गाइडलाइन फॉर डिसीजन एंड एक्शन ऑन अ पार्ट ऑफ सबऑर्डिनेट टू अचीव द डिजायर्ड गोल विद द अवेलेबल रिसोर्सेज। डिसीजन है, एक्शन है, सबऑर्डिनेट है, अचीव करेंगे, क्या अचीव करेंगे? गाइडलाइन है ना। कीवर्ड क्या है यहाँ पर? गाइडलाइन फॉर डिसीजन मेकिंग। गाइडलाइन कर, कौन गाइडलाइन दे रहा है? वो पॉलिसीज बिजनेस की गाइडलाइन करती है कि गोल्स वगैरह को किस लिमिट में आपको अचीव करना है। देखिए, पॉलिसी प्रोवाइड द गाइड, ये देखिए, गाइडिंग प्रिंसिपल फॉर डिसीजन मेकिंग विद इन ऑर्गेनाइजेशन, वाइल स्ट्रेटेजी, मैंने स्ट्रेटेजी एक वर्ड भी, कभी कभी स्ट्रेटेजी से भी क्वेश्चन आते हैं तो कंफ्यूजन होता है, पॉलिसी क्या है, स्ट्रेटेजी क्या है, तो उसका थोड़ा सा डिफरेंस दे दिया है। स्ट्रेटेजी आउटलाइन द स्पेसिफिक एक्शन टू अचीव दोज ऑब्जेक्टिव, पॉलिसीज आर ओवर आर्चिंग गाइडलाइंस हैं, वाइल स्ट्रेटेजी आर डिटेल्ड प्लान टू इम्प्लीमेंट दोज गाइडलाइंस, मतलब जो गाइडलाइंस बनाई है ना, उनको उनके लिमिट में ही आपको काम करना है। और स्ट्रेटेजी क्या है? पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। और कुछ पॉइंट्स यहाँ दिए हुए हैं जो शायद पेपर में आए। थिंक ऑफ पॉलिसी क्या है? रूल्स ऑफ गेम, रूल ऑफ गेम होता है। स्ट्रेटेजी किसे कहते हैं? गेम प्लान, उस गेम को। रूल्स के क्या गेम है, गेम के क्या रूल्स रहेंगे, वो पॉलिसी होगी, एग्जाम्पल के लिए समझ सकते हैं। लेकिन उस गेम को जीतने के लिए हमारा प्लान क्या है? वो स्ट्रेटेजी है ना। रूल्स क्या है, पॉलिसी क्या है, एक तरीके से आप ध्यान रख सकते हैं, लिमिट, लिमिट सेट कर देना। पॉलिसीज आर लाइक रोड साइन, जैसे बोर्ड पे लगे रहते हैं ना कि यू टर्न नॉट अलाउड, while strategy are the route that vehicles take to reach their destination। और स्ट्रेटेजी क्या है कि मुझे यहाँ से यहाँ पहुंचना कैसे है, कौन सा रास्ता है। अच्छा, ये अलाउड नहीं है तो मैं इसको नहीं लूंगा, तो फिर किसको लूंगा? इधर वाले से चले जाएंगे, तो ये स्ट्रेटेजीज है। पॉलिसीज प्रोवाइड द बाउंड्रीज, देखिए बाउंड्रीज अभी लिमिट बताया ना, लिमिट, तो उसी को बाउंड्रीज कहेंगे, विद विच मैनेजर मेक डिसीजन। स्ट्रेटेजी डिटरमाइन द स्पेसिफिक एक्शन, और स्ट्रेटेजी जो होती है आपकी इस एक्शन से रिलेटेड होती हैं, जो गोल अचीव करने के लिए हेल्पफुल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अ सीरीज ऑफ फंक्शन, देखिए सीरीज है, सीरीज की बात हो गई है तो यही से मुझे पता चलता है कि प्रोसीजर हो सकता है ना। आगे बढ़ जाते हैं। स्टेप्स परफॉर्म टू अकॉम्प्लिश अ स्पेसिफिक टास्क टू अचीव द ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस सिस्टम है, इसको क्या कहेंगे? प्रोसीजर कहेंगे। कोई भी अगर स्टेप्स में हम कुछ फॉलो कर रहे हैं तो उसे क्या कहते हैं? प्रोसीजर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन है आज का। कंसिडर सम इम्पोर्टेंट इकोनॉमिक पॉलिसीज। इकोनॉमिक पॉलिसीज काफी टाइप की होती हैं, तो कौन कौन सी हैं? अभी तो शायद आपको अगर पता होगा, अगर आपने पढ़ाई करी है तो आपको फिजिकल और मॉनेटरी का तो 101% पता होगा कि ये होती है। तो हो सकता है कि इंसान सेकंड एंड थर्ड आंसर मार्क करके आ जाए, लेकिन ऐसा नहीं है। इंडस्ट्रियल पॉलिसीज भी होती है, ये तीनों है। और भी होती है, और कौन सी होती है इकोनॉमिक पॉलिसीज? ये देखते हैं, ये होती है ना। फिजिकल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, इंडस्ट्रियल पॉलिसी, लेबर पॉलिसी एंड आपका एग्रीकल्चर पॉलिसी, ये सारी पॉलिसी आती हैं, तो इनका नाम आपको पता होना चाहिए। अभी इनके बारे में पूछा तो हो सकता है कि फ्यूचर में इनके बारे में भी नाम बदल के
पूछे, तो ये भी आपको पता होना ज़रूरी है। टेलीग्राम चैनल जॉइन करना बिल्कुल ना भूलें और ध्यान रखिएगा एनसीईआरटी पढ़नी बहुत ज़रूरी है, कोई भी एग्ज़ाम हो। एनसीईआरटी आप पढ़नी ही पढ़नी है। नहीं समझ आ रहा है कैसे पढ़े, बहुत लेंदी है, तो मैंने उनकी वीडियोस बनाई हुई है 11th क्लास 11th की अकाउंट्स की फर्स्ट बुक की पूरी बुक की मैं वीडियो में बना चुकी हूँ। और आपको कोई डिमांड रहे तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उनकी भी वीडियो बना दूंगी। एंड अकाउंटिंग की बता दी मैंने, और बिजनेस की भी मैंने कुछ चैप्टर्स की बनाई हुई है, अगर आपको अच्छी लगती है तो मैं और भी चैप्टर्स की वीडियो बना दूंगी, आप अगर कमेंट उस पे करते हैं तो। ठीक है, और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना बिल्कुल ना भूलें। इसके आंसर टिक करके, इस वाली पीडीएफ के आंसर टिक करके आपको वहीं पर ये पीडीएफ मिल जाएगी, है ना। थैंक यू एवरीवन।